अपने प्रॉफिट प्लानिंग का टॉपिक है। ये मोस्टली टॉपिक जो थोड़ा होगा 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही आ सकते, छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे। सब तो पहला कोस्ट अपने को आ रही है मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट की होती है टोटल कोस्ट चेंज ड्यू टू दी चेंज इन दी प्रोडक्शन यूनिट्स। जो असं कोई भी कोस्ट फाइंड करते, मान लो असं 100 प्रोडक्ट बनाए, उन्होंने बनाने की साड़ी कोस्ट 1000 रुपये लगी। बाई द वे तुम प्रोडक्शन यूनिट के कुछ चेंजेस करते हो, थोड़ी कोस्ट के जो चेंज आता है मार्जिनल कोस्ट कहने हैं। उस तो बाद है मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्ट में फाइंड करने की प्रोसैस है जब यह है जब हम साड़ी कोस्ट के कितना इफेक्ट होगा, हम मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक कह सकते हैं। फिर साढ़े को क्वेश्चन आता है CVP एनालिसिस, कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एक यही क्वेश्चन है जो 10 नंबर का पेपर के बनता, जिदे थोड़ा एजम्पशंस, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस कुछ भी आ सकती हैं। कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की होता है शो द रिलेशनशिप बिटवीन कोस्ट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट। कंपनी के प्रोडक्शन के सेल के प्रॉफिट के आपस में रिलेशनशिप शो करता है कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। CVP एनालिसिस कि चीज़ा देखिया जानिया, सब तो पहला कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स, प्रोडक्शन, कोस्ट, 5 चीज़ा ने जिन्होंने आपस में रिलेशनशिप दिखाया जाता है, उन्होंने CVP एनालिसिस कहने हैं। CVP एनालिसिस में कि चीज़ा अफेक्ट करती हैं, मीनस जो कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देख रहे हो, कुछ चीज़ा होंगे जो बिजनेस में अफेक्ट कर सकते हैं। सब तो पहला होगा भी वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। जिमें जिमें तुम वॉल्यूम प्रोडक्शन इंक्रीज करते चले जाओगे, एनालिसिस उतना ही टफ होता चले जाओगे। उस तो बाद प्रोडक्शन मिक्स, मान लो एक कंपनी प्रोडक्शन मिक्स दे विच चल रही है, एक तो ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट दे विच सेल कर दी है। उसके बाद है इंटरनल एफिशिएंसी, आपका अंदरूनी कंपनी का वातावरण वो कैसा है, उसको देखते हुए आपको CVP एनालिसिस में इफेक्शन हो सकती है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कंपनी ने मेथड मींस मान लीजिए किसी एक मेथड से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल को आपने चेंजेस कर लिए तो CVP एनालिसिस में चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद साइज ऑफ द प्लांट, आपके प्लांट का साइज कितना है, पहले कुछ हो रहा है, आपने जो फॉर्मूले सेटअप किए वो ठीक रहेगा, जैसे ही आपने प्लांट का साइज इंक्रीज कर लिया तो उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। फिर आता है CVP एनालिसिस कंसिडरेशन। ये CVP एनालिसिस कंसिडरेशन करते ही क्यों है, मींस कंपनीज कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्यों देखते हैं, करने के पीछे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, आपने सेल्स कितनी करनी है उस बेस पे। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, उसी बेस पे अपना प्रॉफिट सेटअप होगा। प्रोडक्शन मिक्स ऑफ सेल्स, क्या आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, उस बेस पे भी देख सकते हैं। वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट, एक यूनिट के अकॉर्डिंग हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ये भी चेक करने के लिए। टोटल फिक्स कॉस्ट, हमारी टोटल कितनी कॉस्ट लगी है, वो सभी चीजें जब देखेंगे तो अपना कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। CVP एनालिसिस जब भी करना उसके लिए कुछ अजम्पशंस होनी चाहिए, मींस आपको पता होना चाहिए भी ये चीजें होंगी कंपनी में या हमारे प्रोडक्शन में, तभी जाके एनालिसिस हो सकता है कौन कौन सी। सबसे पहले ऑल कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी कंपनी में कॉस्ट लगती है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में उनकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मेरी स्टैंडर्ड है, ये मेरी वो है, सभी को आप फिक्स्ड और वेरिएबल में कन्वर्ट कर नहीं सकते। रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन आर लाइनर, रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन भी कंपनी में होना चाहिए, भी कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है और कहाँ पे कॉस्ट लग रही है वो चीज बताना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर नोन एज कांस्टेंट। जो कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, एक बार जो लग रही है वो फिक्स होनी चाहिए, बार बार चेंजेस नहीं होनी चाहिए। सेल मिक्स इज अज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट इफ मोर देन वन प्रोडक्ट इज सोल्ड। अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं तो वो जो लेवल मिक्स का है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। आप ये नहीं कि बार बार उस प्रोडक्ट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई भी सेल करते चले जा रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर, इसमें टाइम की जो वैल्यू है वो इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, आपको टाइम वेट भी करना पड़ सकता है। इसको CVP एनालिसिस करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्होंने लिखे कि कंपनी में एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बढ़ा वो चेक करने के लिए हम करते हैं CVP एनालिसिस। उसके बाद हमारी कॉस्ट कितनी हुई, फिक्स कॉस्ट एक्चुअल में कितनी लगी है, वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल में कितनी लगी है वो चेक करने के लिए। प्रोडक्शन मिक्स करने में बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ वो चीज चेक करने के लिए। जो हमने प्राइसिंग के लिए पॉलिसी सेटअप की थी, क्या उसमें कोई चेंजेस करनी चाहिए या नहीं चाहिए, चेंजेस करनी है वो चीज चेक करने के लिए। उसके बाद लास्ट के लिखते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट जो हमारी कंपनी में लग रही है वो कितनी लग रही है, वो भी चीज चेक करने के लिए CVP एनालिसिस करते हैं। CVP एनालिसिस करने के बेनिफिट क्या है, यूजेज उन्होंने लिखे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वही दोबारा पॉइंट्स होंगे जो हमने पीछे कंसीडरेशन पॉइंट में पढ़े हैं, वही दोबारा पॉइंट है कि आप एक तो कंपनी में फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आज हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, फ्यूचर में कितनी कॉस्ट होगी और इसको कैसे कम किया जा सकता है।
उसके बाद सेल के वॉल्यूम के लेवल को इंक्रीज करना हो तो सीवीपी एनालिसिस होना जरूरी है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि किस ऑर्डर पे जाके कितनी कीमत हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितनी की कीमत एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको अपना प्रॉफिट लेवल पहले से पता होगा, बाई द वे प्रॉफिट लेवल को इंक्रीज करना है तो आपकी कॉस्ट भी साथ में इंक्रीज होंगी, वहाँ पे चेक कर सकते हैं भी ये चीज़ें कम भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती, वो लेवल भी हमारे पास पहले से ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इंटर फर्म कंपेरिजन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लो किसी कंपनी के आपस में डिविजन्स हैं तो उनमें कंपेरिजन किया जा सकता है। सीवीपी एनालिसिस करने की उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आ रहा है कि प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट को प्लान करना है तब भी कर सकते हैं। बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करनी है। मेक और बाय डिसीजन, कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है उसको बनाती रहे या फिर बाहर से खरीद के मार्केट में सेल करे, ये डिसीजन भी ले सकते हैं हम लोग। किसी डिपार्टमेंट को क्लोज करना है या किसी प्रोडक्ट को बंद करना है, हमारा डिजायर लेवल का जो प्रॉफिट है उसको अचीव कैसे करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके बाद नॉर्मल प्राइस हमने कितनी सेटअप करनी है, प्रोडक्शन के लिए क्या फैसिलिटीज हमें चाहिए। इसी सारी जगह पे सीवीपी एनालिसिस आपका अप्लाई हो सकता है। सीवीपी एनालिसिस जब भी करते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एक करते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 5-6 पॉइंट है जो सीवीपी एनालिसिस में निकलते हैं। इन सभी का आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या होती है, जब आपका सेल माइनस कॉस्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। इन्होंने अलग अलग फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले से आपका काम हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपने एक फॉर्मूला याद रखा हुआ मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का उसी से आप काम चलाएगा। कई बार आपको कुछ चीज अलग से दे देते हैं तो उसमें से आपको सेटिंग करनी पड़ती है। पहले आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है। या फिर इसके बाद दूसरी लिखी है इन्होंने, सेल माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सेल से जब फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो भी प्रॉफिट आ जाता है। एक और लिख रहे हैं इसमें, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उस तरह से भी मार्जिनल इक्वेशन को हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने प्रॉफिट के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। शो द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल एंड मार्जिनल सेल। टोटल सेल और मार्जिनल सेल या फिर वेरिएबल कॉस्ट जो आप माइनस में करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को भी 2 तरीके से दिखा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स में भी दिखा सकते हैं, इन रुपीस में भी दिखा सकते हैं। आपको दोनों तरीके से कंट्रीब्यूशन निकालना होता है। फॉर्मूले आपके पास है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन उसके बाद निकलता है कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी निकलता है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस से भी निकलता है। कोई भी फॉर्मूला जहां पर आपको कोई क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। आपके नीचे क्वेश्चन दिया भी उन्होंने, कंपनी की सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, कंपनी ने कितने यूनिट सेल किए हैं वो भी दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल देंगे। सेलिंग 30 है माइनस 18 करके 12 हमारे पास पर यूनिट है। जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हमारा टोटल एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूशन हो, सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे। 12 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 1,80,000 रुपये आ रहा है, तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर एक हमारे पास आती है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होती है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रिप्रेजेंट करती है सेल के ऊपर। हमारी एक्चुअल में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, जितनी भी हम टोटल सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कितना मार्जिन आ रहा है, उसको बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में भी 3-4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास है मार्जिन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। जो भी आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे उसको सेल से डिवाइड कर देंगे तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। उसके अलावा फॉर्मूला आपके पास है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इससे भी निकल जाता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो उसके बाद हमारे पास कहाँ पे यूज होता है पीवी रेशियो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल लेवल में है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट किया उसमें उतना प्रॉफिट है या नहीं है, इसके लिए भी पीवी रेशियो चेक कर लेते हैं। पीवी रेशियो हमेशा ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर लॉस इंक्रीज हो रहा है। पीवी रेशियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव करने का मतलब है कि कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर तो अपनी कंपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, जो कीमत है उसको इंक्रीज कर दे तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा। या फिर अपनी कहता है डायरेक्ट जब वेरिएबल कॉस्ट उनको कम कर ले तो भी हो सकता है। या फिर कंपनी अपना प्रॉफिट लेवल ही बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, उसको भी हम पीवी रेशियो में ले सकते हैं। पीवी रेशियो के लिए आपके पास फॉर्म प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे सेम वैसे ही दिए। एक पॉइंट उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे कंपनी को नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, मीन्स कंपनी की टोटल कॉस्ट उनके प्रॉफिट लेवल तक पहुंच जाती है, जहाँ पर कंपनी ना प्रॉफिट दिखाएगी ना लॉस दिखाएगी। ऐसे पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जितनी कंपनी की फिक्स कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस से। फिर हमारे पास आ रही है ब्रेक इवन, लास्ट में एक आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाता है कि हमारी एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल में डिफरेंस क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया जहां पे कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं है, एक्चुअल सेल में उसको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा कि इतना हमने मार्जिन कमाया है। इसको कैसे निकालेंगे? टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन एनालिसिस, या फिर इसका फॉर्मूला वो भी है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, वो वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई साथ में हो जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद हम लास्ट में यही कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास आता है। एक क्वेश्चन आपको ये भी साथ में पूछ सकते हैं कि पीवी रेशियो को कहाँ पे, अब सॉरी पीवी रेशियो बोलूँ, ब्रेक इवन पॉइंट्स को कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स मोस्टली कंपनी यही देखते हैं कि प्रॉफिटेबल लेवल हमारा कहाँ पर एक पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है, उसी के लिए अप्लाई करते हैं। कई बार कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है तो ब्रेक इवन पॉइंट पहले से ही चेक करके रखेगी। अगर अपने खर्चे कम करना चाहती है तो ब्रेक इवन पॉइंट उसको पता होना चाहिए कहाँ पर कर सकती है, कहाँ से जाके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन मिक्स में काम करना है या फिर डिपार्टमेंटल वाइज काम करना है, किसी डिपार्टमेंट को बंद करना है, कोई प्रोडक्ट चला रहे हैं तो उसे बंद करना है, तो वहाँ पे सब जगह पे ब्रेक इवन पॉइंट्स हमें रिक्वायरमेंट होते ही हैं। ये आपका टॉपिक था जिसमें मोस्टली 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही आपको आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे जो 2-2 नंबर में काम कर सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है कि जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं जो हमारी टोटल कॉस्ट आती है, अगर उसमें कुछ इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मैं एग्जांपल बोलूँ, 100 प्रोडक्ट बनाए, उसकी कीमत लगी 1000 रुपये, आपने 100 की जगह 101 प्रोडक्ट बनाया, कीमत लगी 1100 रुपये, जो ये कॉस्ट में डिफरेंस आया 100 रुपये का, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकती है। आपने 99 किए, कॉस्ट लगी 900 रुपये, जो 100 का डिफरेंस आया वो भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट ही होती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? ये टेक्निक्स को कैलकुलेशन करने के जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन था जो आपका खत्म हुआ इस टॉपिक में। इसके बाद हमारे पास डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिव चॉइस। डिसीजन इन्वॉल्विंग क्या होते हैं? अभी कंपनी अल्टरनेटिव चॉइस में क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। वैसे तो डिसीजन के बारे में पता होगा, एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर, इसको डिसीजन मेकिंग ही बोलते हैं, या फिर फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर, ये भी डिसीजन मेकिंग है। कंपनी किन किन लेवल पे जाके जो है डिसीजन मेकिंग करती है? सबसे पहले करती है कंपनी प्रॉफिट प्लानिंग। कंपनी को अगर फ्यूचर में डिसीजन लेने होंगे, किस चीज के लिए डिसीजन लेने होंगे? फ्यूचर के जो प्रॉफिट आने वाले हैं उसके लिए प्लानिंग करेगी कंपनी, हमेशा उसके लिए डिसीजन लेती रहेगी। दूसरा हमारे पास है की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब कि जो कंपनी के प्रॉफिट हैं वो कहाँ से जाके बढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट चेकअप करेगी, उसको लेवल को कम कर सकती है। की फैक्टर फिक्स कॉस्ट कैसे कम करनी है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली फिक्स कॉस्ट अपने नेचर में फिक्स ही होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो कैसे कम कर सकते हैं। सेकंड थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मिक्स। कंपनी मान लीजिए एक प्रोडक्ट में काम कर रही है तो वो चेक करेगी कि हम चेक कर सकते हैं कि सेल मिक्स करने का हमें बेनिफिट है या नहीं है, उसके ऊपर भी डिसीजन ले सकते हैं। मेक और बाय डिसीजन, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है लगातार उसको बनाते रहें अगर प्रॉफिट लेवल बना हुआ है, या फिर उसको बंद करके मार्केट से खरीदें। कई बार बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाते हैं, तो उसका डिसीजन लेना तो कंपनी इस पर भी डिसीजन ले सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ न्यू मार्केट्स, एक मार्केट को छोड़ के नई मार्केट में अपनी सेल इंक्रीज करनी हो या वहां पर अपना प्रॉफिट देखने के लिए सोच रहे हो तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी कंपनी डिसीजन लेंगे। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट लाइन, जो एक प्रोडक्ट लाइन कंपनी लेके चल रही है उसको लगातार चलाते रहें या उसको बंद कर दें, इसके लिए भी डिसीजन लेगी। फिक्सेशन ऑफ प्राइस, जो कंपनी ने प्राइस रखे हैं अपने प्रोडक्ट की, कई बार होता है कि अलग अलग मार्केट में कंपनी प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग रखती है। जैसे प्रॉफिट बढ़ने लगता है कंपनी इसके बारे में जरूर सोचेगी कि सभी एरिया में एक ही लाइन रख दें, या थोड़ी सी प्रॉफिट इंक्रीज करके प्राइस सभी एरिया में सेटअप कर दें। डिसीजन टू एक्सेप्ट ए बल्क ऑर्डर, इसके लिए कंपनी को अलग डिसीजन लेना पड़ता है भी हमारे पास जो ऑर्डर है उसको बल्क में हम रिसीव करें या नहीं, क्योंकि अगर मान लो कंपनी एक टाइम में बताए भी इतना ही ऑर्डर रिसीव कर सकती है,
हमारी कैपेबिलिटी इतनी है या नहीं है कि हम लोग बल्क ऑर्डर एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए डिसीजन लेने। क्लोजर ऑफ ए डिपार्टमेंट, डिसकंटिन्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, कोई कंपनी का डिपार्टमेंट चल रहा है किसी प्रोडक्ट का, उसको बंद कर दें या फिर प्रोडक्ट को ही बंद कर दें, उसके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर या फिर अलग अलग मार्केट्स में हमारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, इसके लिए भी कंपनी को डिसीजन लेने होते हैं। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बाई द वे ऐसी कोई कंडीशंस आए जिस लेवल पे हम प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास और कौन से चांसेस हैं जहां पर हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर किसी भी कंपनी को डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपको क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, डिसीजन इन्वॉल्विंग इन अल्टरनेटिव चॉइसेस, या फिर फ्यूचर में कंपनी किन किन चीजों के लिए डिसीजन लेगी। तो ये सारे पॉइंट्स है 10 पॉइंट्स, आपको 10 पॉइंट लिख के अपने वर्ड में सिर्फ डिफाइन करना है। बुक में क्या लिखा है उसके अंदर कोई मैटर नहीं करता, वही दोबारा पॉइंट बार बार लिखे हैं उन्होंने, किसी को घुमा घुमा के काफी बड़ा बनाया है, तो पॉइंट्स उसमें कुछ डाटा भी लिए है। अब बार बार डाटा तो ले नहीं सकते, हम लोग सिर्फ पॉइंट लिख के उनको डिफाइन नहीं करने वाले हैं। इजिली बेस पे 10 पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हैं 1-2 पेज में। ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक जो ये भी हुआ खत्म। बाकी जो टॉपिक है इसमें बाद में मैंने 10th क्लास तक के बच्चों को क्या कहते हैं सॉरी पंजाबी पढ़ाई है, 6th तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में SST पढ़ाई है, जो कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, पर जब मैं पढ़ाती थी तो अपने आप सब कुछ सही हो जाता था, कहीं गलत नहीं होता था। और मैथ मैंने 8 तक के बच्चों को पढ़ाया है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये भी आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है। जब कंपनी की अलग अलग डिवीजन चल रही होती हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, वो क्या करते हैं अभी टैक्स से बचने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग सेटअप करते हैं, क्योंकि उसमें नहीं होता कि एक डिपार्टमेंट से हम दूसरे डिपार्टमेंट को सेल करें। अगर सेल करेंगे तो उसके इनवॉइस बनेंगे तो एक्चुअल में सभी डिपार्टमेंट्स को रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी। रिटर्न्स भरेंगे तो सभी डिपार्टमेंट्स उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करके डालेंगे, तो सब में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस बेस पे हम एक प्राइस सेटअप करते हैं, जिसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। देखिए लिखा है ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर टू द रूल्स एंड मेथड ऑफ प्राइसिंग ट्रांजैक्शंस within and between the enterprise under common ownership or control in taxation and accounting tax authorities. Many countries can adjust intergroup transfer price. सब मोस्टली कंट्रीज ये काम करती हैं, जब उनके अलग अलग डिविजन अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं तो एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, जो प्राइस सेटअप करते हैं उसको ट्रांसफर प्राइस ही बोलते हैं। उसके बाद लिखे हुए ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टैक्स लायबिलिटी। ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टैक्स लायबिलिटीज को क्या है मोस्टली उस प्राइस पे सेटअप करके जाते हैं जहाँ पे प्रॉफिट लेवल बिल्कुल नॉर्मल ही रखा जाता है। आइडियल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगी? आइडियल ट्रांसफर प्राइसिंग हो जिसको हम डिसीजन देंगे, कंपनी अपने प्रॉफिट को ऑलवेज मैक्सिमाइज करने के लिए जब सोचती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग को अडॉप्ट करती है। मान लीजिए हर जगह पे अगर टैक्स पे करेंगे तो जो प्रॉफिट तो इकट्ठा ही दिखाना है, वो प्रॉफिट लेवल कम होगा क्योंकि हर जगह टैक्स पे करना पड़ रहा है। जब ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करेंगे तो सब जगह पे प्रोडक्ट जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रॉफिट हम जब कंबाइन दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा। ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू द ट्रांसफर प्राइसिंग। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की जाती है ट्रांसफर प्राइसिंग में? सबसे पहले सेल ऑफ फिनिश गुड्स। जब फिनिश गुड्स आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वो डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जितने कंपनी के डिपार्टमेंट या डिवीजन चल रही होंगी सभी में रॉ मटेरियल आते हैं तो वहां पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग देखनी पड़ती है। जरूरी नहीं होता कि कई बार एक डिपार्टमेंट ही परचेज करता है, सभी डिपार्टमेंट्स में सामान पहुंचाया जाता है तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग यूज की जाएगी। जैसे हम लोग कल कर रहे थे फीफो लिफो वगैरह, इन्वेंट्री में जो पोस्ट पे आ रहा है उसमें लिफो भी कर रहे हैं, उसी पोस्ट में कैसे आगे भेजना है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट कंपनी में परचेज की जाएंगी, एक ही जगह में परचेज की जाएंगी, उसको अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज करना है तो ट्रांसफर प्राइसिंग वहां पर भी यूज करेंगे। सेल और परचेज ऑफ मशीनरी। किसी प्रकार की कोई मशीनरी खरीदनी है या फिर बेचनी है तो उस टाइम पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग हम यूज करते हैं क्योंकि सभी डिविजन्स के लिए काम चलता है वो। सेल और परचेज ऑफ इंटेंजिबल्स। कोई ऐसे इंटेंजिबल्स गुड्स, मैं बोलूंगी आपने कोई गुडविल्स या पेटेंट्स आपने खरीदी बेची है कुछ, तो उसमें भी आपका ट्रांसफर प्राइसिंग चल सकता है। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिव पेड रिसीव्ड। कोई खर्चे आपने पहले से पे कर दिए उनको वापस लेना है, जो खर्चे आपको रिसीव हो रखे हैं उनको दोबारा पे करना है तो उनके लिए भी आप ट्रांसफर प्राइसिंग यूज कर सकते हैं। आईटी इनेबल सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर जो आप सर्विसेज यूज करते हैं, किसी एक डिपार्टमेंट में यूज हुई है तो सभी डिपार्टमेंट में उसकी कॉस्ट डालनी है तो ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करेंगे। सपोर्ट सर्विसेज।
कंपनी में काम करने के लिए प्रोडक्शन बेस पे जो भी सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं, मान लीजिए एक जगह यूज हुई है, सभी डिपार्टमेंट का खर्चा होता है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वो भी ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकती है। मैनेजमेंट फीस, जो मैनेजमेंट होगी तो वो तो एक ही जगह होती है, सब डिपार्टमेंट की अलग अलग तो होगी नहीं, तो मैनेजमेंट फीस को अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे ट्रांसफर करना है वो भी ट्रांसफर फीस में देख सकते हैं। लोन रिसीव्ड और पेड, कंपनी ने लोन लिया या कंपनी ने लोन दिया, बेनिफिट तो पूरी की पूरी डिविजन्स का ही होता है, तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे एडजस्ट करना है वो भी ट्रांसफर प्राइसिंग में यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के पर्पस क्या होते हैं, अभी क्यों करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग? कंपनी की परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल डिविजन्स की परफॉर्मेंस क्या है उसको चेकअप करने के लिए, इंडिविजुअल डिविजन्स में हमारे पास कितना प्रॉफिट निकल के आया उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हैं। एलोकेशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, एग्जांपल बोले पैसा हो गया, लेबर हो गया, मैनेजमेंट्स हो गया, IT नॉलेज होगी, ये सब कुछ अलग अलग डिविजन में कितना हमने ट्रांसफर करना है उसके लिए हम ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हैं। वाई डू ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफर प्राइसिंग? कंपनी को कितना भी ट्रांसफर प्राइसिंग समझने की जरूरत क्यों है? ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट प्रॉपर बन सके, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कितना प्रॉफिट आया वो भी चेक कर सकें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटर कंपैरिजन करना हो तो वो भी करने के लिए हम लोग जो है ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हैं। थर्ड आता है कि टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स को मैनेज करना हो उसके लिए भी ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कंपनी की 5 डिवीजन है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, अपने टैक्स पे करेंगे। कंपनी क्या बोलते हैं, नेम एक है, 5 डिवीजन है, तो हम एक ही जगह पे काम करेंगे, एक ही जगह पे उसका अकाउंट्स होगा, तो टैक्स को मैनेज करेंगे। अलग अलग रेवेन्यू और खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए भी ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखे कि एडवांटेज एंड लिमिटेशन। एडवांटेज क्या होंगे, कॉस्ट सेविंग फॉर डिपार्टमेंट्स। अगर मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हो, सभी डिपार्टमेंट की कॉस्ट बच सकती है। कहाँ पर सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग कॉस्ट लगानी पड़ेगी, एक जगह खर्चा हुआ सभी में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, अलग अलग डिविजन्स का क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, कितने खर्चे लगे हैं, वो सब कुछ हम इजीली बेस पे चेकअप कर सकते हैं। रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, हमारी जो टैक्स की लायबिलिटीज है उसको कम भी कर सकते हैं हम ट्रांसफर प्राइसिंग से। जहां इसके बेनिफिट्स है वहां इसकी लिमिटेशन भी है। सबसे पहले लिमिटेशन लिखे भी, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जब एक डिपार्टमेंट में खर्चा होगा, मान लो एक कंपनी ने खर्चा किया है, सभी डिपार्टमेंट में अगर भेजना है तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। मैं एग्जांपल बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को 5 डिवीजन में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे भी इलेक्ट्रिसिटी को? बहुत चीजें देख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे भी नंबर ऑफ स्विचेस, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने स्विच लगे हुए हैं उससे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर हमारे पास आ सकता है भी फ्लोर एरिया कवर्ड, कितना कितना फ्लोर एरिया कवर किया हुआ है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है। अभी बिल जो आया हम कैसे, या तो बार बार उसकी वोल्टेज निकालते रहे, भी किस डिपार्टमेंट में कितनी वोल्टेज चल रही, काफी कुछ करना पड़ जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हो जाती है। वो एक प्राइस को इसलिए करते हैं। दूसरा, एनिमोसिटी बिटवीन डिपार्टमेंट्स। एनिमोसिटी बिटवीन डिपार्टमेंट का कई बार डिपार्टमेंट में ऐसे होता है कि गुड्स आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज वहां पर नहीं पहुंचती है, इधर उधर कहीं सामान चला है, तो कई बार ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा कि डिफिकल्ट टू सेट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी फॉर इंटेंजिबल्स। कंपनी में जो इंटेंजिबल्स होंगे, इंटेंजिबल्स को हम बोल सकते हैं कि मैंने पहले बोला कि कोई भी ऐसी सर्विसेज, जैसे बोला कि मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, अभी मैनेजमेंट की फीस है, सभी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करनी है तो इंटेंजिबल ही है ना। मैनेजमेंट ने काम कर दिया 6 डिवीजन में, उसको कैसे ट्रांसफर करें? मैनेजमेंट की फीस दे दी भी 1000 रुपये, सब बोले कि हम तो 200 रुपये सब में लगे नहीं, कोई बंदा बोले कि मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ, कुछ कम हुआ, कोई भी मानने वाला नहीं है। तो इंटेंजिबल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। डिटरमाइनिंग आर्म लेंथ ट्रांसफर प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शंस। प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शंस डिटरमाइन करना बहुत सा मुश्किल होता है। हम बोले कि एक्चुअल में जो हम लगा रहे हैं वो चीज सही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल इसी में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिला, इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअल में आपने मान लिया कि इतने स्विच यहाँ पे लगे हुए हैं, इतनी वोल्टेज है, एक्चुअल में है या नहीं है वो चीज क्लियर नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग सेटअप करने के कौन कौन से मेथड हैं? एक तो है मार्केट बेस पे, कॉस्ट बेस पे, नेगोशिएशन बेस पे। मार्केट बेस पे क्या होगा, जो मार्केट में कॉस्ट चल रही है, जो कॉस्ट में सामान आया उसी बेस पे हमने मार्केट में सिविल बेच दिया। उसके बाद कॉस्ट, एक्चुअल में हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी, फुल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सबको टोटल करने का जो कॉस्ट आ रही है उसी बेस पे ट्रांसफर करते हैं। एक आता है नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन में ऐसा होता है कि कंपनी खुद नेगोशिएट करके चलती है, जो हम लोग मानते हैं कि जो हमारी कोस्ट है उसको कई बार कम भी करके ट्रांसफर कर देती है। अलग अलग मेथड आपके पास लिखे हुए हैं उन्होंने, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। टोटल कोस्ट प्लस 25% ऑफ कोस्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो टोटल कॉस्ट हमारी लगी है उसी पे ट्रांसफर कर दी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि टोटल कॉस्ट के ऊपर भी कुछ हम एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल के ट्रांसफर करते हैं। कई बार आता है कि मार्केट बेस्ड प्राइस पे आप सेटअप कर देते हैं। एक लिखा उन्होंने स्टैंडर्ड प्राइस, मान लो कंपनी ने कोई स्टैंडर्ड सेटअप किया हुआ है उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। कई बार आती है नेगोशिएट प्राइस, जब हम लोग नेगोशिएशन में लेके चलते हैं भाई इतनी प्राइस कम से कम लगानी है तो उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। सभी बेस का उन्होंने कैलकुलेशन दिखाया, किस बेस पे दिखाया, कम क्वेश्चन लिया उन्होंने। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके दो डिपार्टमेंट है, ए और बी। ए ट्रांसफर मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट बी। ए डिपार्टमेंट जो है ज्यादातर बी डिपार्टमेंट को अपनी गुड्स जो है ट्रांसफर करता है। प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट जो उन्होंने लिखी है वो 15 रुपए लिखी है। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए। उसके बाद वो लिख रहे हैं फिक्स कॉस्ट वो 7.5 रुपए, जो लगनी ही लगनी है हर बार पर यूनिट के अकॉर्डिंग। मार्केट प्राइस 27.5। उसके बाद डिपार्टमेंट बी हैज टू इनकर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कॉस्ट 25। जो डिपार्टमेंट बी है उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है 25 रुपए। एक्स्ट्रा कॉस्ट हर बार 25 पे बी डिपार्टमेंट को इनकर करनी पड़ती है जब भी कोई सामान इधर से उधर मंगवाना पड़ता है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस। जो मार्केट की प्राइस है फाइनल वो 55 रुपए। जब वो गुड्स बन जाएंगे मार्केट में, जब वो गुड्स सेल होंगी तो 55 रुपए के हिसाब से वो गुड्स सेल होती है। अब इन्होंने अलग अलग बोला कि आप टोटल कॉस्ट से पहले निकालिए। वो टोटल कॉस्ट से कैसे निकाल सकते हैं, लिखा आपके फॉर्मूला। पहले आपके पास अंडर द टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 15 रुपए, यही है ना। जब टोटल कॉस्ट लेते हैं तो जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं या फिर सेलिंग प्राइस होती हैं वो हमें साथ में लेके चलनी पड़ती है। टोटल कॉस्ट में लिखा हुआ भी ट्रांसफर प्राइस कितनी लग रही है कंपनी को। ट्रांसफर प्राइस कितनी लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि 22.5। हमारे पास ट्रांसफर प्राइस कैसे निकाली इन्होंने, देखो जो आपके पास कॉस्ट लग रही है टोटल सेलिंग प्राइस 15 है, उसके बाद मार्केट में इनको भेजने पे भी तो कॉस्ट लग रही थी फिक्स कॉस्ट 7.5। 15 और 7 22.5 जो हमारे पास टोटल कॉस्ट लग रही है आपको दिखाया उन्होंने। सेलिंग प्राइस 15 प्लस 5.5, सॉरी मैंने गलत लिखा। सेलिंग प्राइस आपके पास 55 है। ट्रांसफर प्राइस टोटल कॉस्ट होगी जो कंपनी की लगती है, फिक्स कॉस्ट प्लस जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है। इन्होंने हमारे पास दिया हुआ था कोई गुड्स ट्रांसफर करने में उनको इतनी कॉस्ट लग रही है 15 प्लस 7। हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे दी हुई थी 15 है। प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लिखी है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट कंपनी की टोटल कॉस्ट में आती है, कोई और कॉस्ट तो कंपनी में लगती नहीं है। तो ट्रांसफर प्राइस उन्होंने 22.5 ये दिया आपके पास। एडिशनल कॉस्ट वो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कि हर बार एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रही है वो 25 रुपए हर बार लग रही है। तो जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है इन्होंने एक्चुअल में डिवाइड करके दिखाया, 55 में से माइनस कर दी कॉस्ट पर 7.5 रुपए। मतलब जब भी कॉस्ट लगेगी एक्चुअल में कोई प्रॉफिट हम देख रहे हैं, हमारे पास टोटल जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रही है उसमें से माइनस कर दें, क्योंकि जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसमें से सारी कॉस्ट आप जब निकालते हो तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आ जाता है। दूसरा इन्होंने बोला कि टोटल कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। दूसरे मेथड में उन्होंने क्या किया है कि जो आपके पास सेलिंग प्राइस है वो तो है ही है 55 रुपए की। ट्रांसफर प्राइस में 15 रुपए, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ली है 7.5 रुपए, जो लिया उन्होंने फिक्स कॉस्ट। लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर भी कितने परसेंट लगा रहे हैं 25%। मतलब क्या होगा, जो आपके पास ये 22 रुपए आते हैं इसका 25% लेना है। वो जो 25% आ रहा है वो 7.5 रुपए, ऐसे ही कितना है 5.625। टोटल कॉस्ट इस तरह से निकाली उन्होंने। जो ट्रांसफर प्राइस है वो इनके पास निकल रही है 28 रुपए 13 पैसे। उसके बाद वही जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चल रही है वो तो है ही है 22 और 5। तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई 55 में से दोनों चीजें माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट हमारे पास 1 रुपए
87। ठीक है। थर्ड उन्होंने बताया कि मार्केट बेस्ड प्राइस, जो मार्केट में कीमतें चल रही हैं उसके हिसाब से चलेंगे, हमें कोई लेना नहीं। टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस वही 55 रुपए है। ट्रांसफर प्राइस आपकी जो लग रही है वही जो पहले लग रही थी 23.5, सॉरी मार्केट प्राइस वही आपके पास 27.5 है। ट्रांसफर प्राइस हमने लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है। एडिशनल कॉस्ट 25 रुपए, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास जो आ रहा है वो 2.5। फिर आता है हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड प्राइस हमने 23.5 पहले से लेके चल रहे हैं। लास्ट में हमारे पास नेगोशिएट प्राइस भी उन्होंने हमारे पास दी हुई है। तो हम इस बेस पे मार्केट में सामान सेल करेंगे 24, वो इसमें क्वेश्चन में दिया। कॉस्ट का मतलब इसमें नहीं समझ आ रहा है। एडिशनल कॉस्ट ये होगा कि कई बार मान लो ट्रांसफर करने पे या फिर बी डिपार्टमेंट को जब भी कोई सामान अपने पास मंगाता है उसको अलग से खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट। वो हर बार ही आपके उसमें एंट्री में लगेंगे। जो भी आपके पास सेलिंग प्राइस होगी उसमें से कॉस्ट को सिर्फ माइनस करना है, आपके पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये अलग अलग मेथड आपके पास उन्होंने करवाए हैं, इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो इन्होंने थर्ड आपके पास दिए कि फोर्थ की स्टैंडर्ड प्राइस, उन्होंने खुद अपने क्वेश्चन में बता दिया कि हम स्टैंडर्ड प्राइस जो है 23.5 रुपए पर यूनिट लेंगे। नेगोशिएट प्राइस जो है 24 पे लेंगे। ये दोनों में अलग अलग करके दिखाया हुआ है, तो वही प्राइस हम हर जगह पे लेके चल रहे हैं। फोर्थ में ले लिया स्टैंडर्ड प्राइस 23.5, बाकी रूल यही चल रहा है। और फिफ्थ में नेगोशिएट प्राइस जो है उन्होंने बोला कि 24 है, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस वो 24 लेके चल रहे हैं। प्रॉफिट उसी बेस पे अपना निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो आप अपना हर जगह पे प्रॉफिट दिखाना है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड।